हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग बनानी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वो कैप से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ड है ओवर स्टेटेड। ओवर से ही नाम से समझ में आ रहा है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा उस पर जोर डाल दो, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर दो, उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलो, उसको क्या बोलते हैं? आप उस चीज को ओवर स्टेट कर रहे हो, एग्जैगरेट कर रहे हो, हाइपरबोलिक, इन्फ्लेटेड मीन्स बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, अंडरस्टेट करना, बहुत बड़ी चीज है बट आप थोड़ा छोटा करके बोल रहे हो। सब ड्यू, उसकी इंपॉर्टेंस कम करके बोल रहे हो, बहुत मॉडेस्ट वे में बोल रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी वैल्यू को कम करके बोल रहे हो। ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। मॉडेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देना, ये क्योंकि एडजेक्टिव है। कभी भी वर्ब का एंटोनिम एडजेक्टिव नहीं हो सकता। मीनिंग सेम है बट पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है। तो उसके जो अचीवमेंट्स थे, जो उसने पाया है, उसको मीडिया क्या कर देती थी? ओवर स्टेट कर देती थी। ओवर स्टेट मीन्स बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती थी। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है। अच्छा, एक चीज और, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अगला वर्ड इनएट, इसको कैसे याद कर सकते हो? इन से। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो इनएट का मतलब क्या है? कोई चीज जो आपके अंदर से है, कोई चीज आपने सीखी नहीं है बाहर की दुनिया में आगे, वो आपके पहले से ही थी आपके अंदर। इनबॉर्न थी, इनहेरेंट थी, नेचुरली आपके बर्थ से थी, कुछ नया नहीं था, कुछ बाहर से नहीं दिया था। इनबॉर्न, इनहेरेंट, नेचुरल। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने बाहर से सीखा है, एक्वायर किया है, लर्न किया है, डेवलप किया है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। तो उसका जो अंदर से टैलेंट था म्यूजिक का, वो एविडेंट था। एविडेंट मीन्स एकदम क्लियर था, बहुत ही यंग एज से। अगले वर्ड पे आते हैं ट्रांसेंड। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। ट्रांसेंड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को क्रॉस कर जाना। अगर आपने किसी चीज को ट्रांसेंड किया है, मतलब आपकी एक बाउंड्री थी, आपने उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर दिया, उसके भी आप परे चले गए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो गोइंग बियॉन्ड और सरपासिंग अ लिमिट और बाउंड्री, सरपास कर दिया, एक्सीड कर दिया, उस चीज से आप ऊपर उठ गए। एंटोनिम्स क्या हो गए? फॉलिंग बिहाइंड, पीछे रह गए, लैक कर गए, पीछे रह गए, लिमिट्स के अंदर ही अंदर रह गए। तो उसके जो आर्ट था, उसमें एक क्वालिटी थी, क्या खूबी थी? कि वो कल्चरल बाउंड्रीज को भी ट्रांसेंड कर रहा था, मतलब हर तरह के कल्चर के लोगों को पसंद आ रहा था, हर बाउंड्री को वो क्रॉस कर रहा था। मिटिगेट, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। कितनी बार हमने ये वर्ड एडिटोरियल में पढ़ लिया है। मिटिगेट मीन्स कम करना। मिटिगेट मीन्स सुकून देना, एलिविएट करना, सिवियरिटी कम कर देना, ईज कर देना, पैसिफाई कर देना, प्लेकेट कर देना, एसुएज कर देना, एमेलियोरेट कर देना, रिलैक्स कर देना। इन सब का मतलब क्या होता है? सुकून देना। एंटोनिम्स क्या हो गए? दर्द को और बढ़ा देना। एग्रावेट कर दिया, दर्द बढ़ा दिया। इंटेंसिफाई कर दिया, दर्द बढ़ा दिया। वर्सन कर दिया, दर्द बढ़ा दिया। एग्जाकर्बेट कर दिया, दर्द को क्या किया? बढ़ा दिया। अच्छा, कुछ ईडियम्स भी होते हैं दर्द बढ़ाने के। चलो कोशिश करते हैं, कम से कम 5 ईडियम सीखते हैं। पहला, टर्न द नाइफ। आपने किसी के अंदर चाकू थोपा हुआ है, चाकू डाला हुआ है और उसको आपने टर्न कर दिया, दर्द बढ़ा दिया। और फैन द फ्लेम्स, आग को आपने हवा दे दी, दर्द बढ़ा दिया। आग में घी डाल दिया, एड फ्यूल टू फायर, क्या किया? दर्द बढ़ा दिया। अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़क दिया, क्या किया? दर्द बढ़ा दिया। एड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी थी उसकी इंसल्ट और कर दी, क्या किया? दर्द बढ़ा दिया। तो इन सब का मतलब क्या होता है? किसी का दर्द बढ़ा दे। डॉक्टर ने दवाई दी किस चीज को कम करने के लिए? दर्द को कम करने के लिए। अच्छा, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब 2 वर्ड्स होते हैं, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। प्रेस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है? आपने उस चीज को दिया, आपने उस चीज को एडवाइस किया, आपने उस चीज को सजेस्ट किया कि भाई ये लेकर लेना। प्रोस्क्राइब इसका उल्टा होता है। प्रोस्क्राइब क्या होता है? आपने उस चीज को बैन करवा दिया, मना कर दिया कि भाई ये मत करना। तो प्रोस्क्राइब इस मत करना, प्रेस्क्राइब इस कर लेना। एक्शन की बात कर रहे हैं सब में, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। अगला वर्ड इनजेन्युइटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, जब भी लास्ट में ITY लगता है। अच्छा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंडिजेनस।
इंडिजेनस क्या होता है, जो वहां का खुद का हो, वहां का लोकल हो, उस कंट्री का हो, नेटिव हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडिजेनस। फिर एक और वर्ड होता है इंडिग्नेंट। इसका मीनिंग होता है गुस्सा। ऑथर की टोन कभी कभी इंडिग्नेंट हो जाती है, मतलब ऑथर बड़े गुस्से में आर्टिकल लिख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे होते हैं किसी भी चीज को लेके, दैट इज व्हाट इंडिग्नेंट। एक होता है इनजेन्युइन। इनजेन्युइन क्या होता है, कोई चीज जो रियल नहीं है, मतलब वो चीज कैसी है, फेक है। जेन्युइन का मीनिंग होता है रियल है, ऑथेंटिक है। इन लग गया, इसका मतलब वो चीज कैसी है, वो चीज फेक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनर बहुत बार इन वर्ड्स को पूछता है। तो क्लेवरनेस, इन्वेंटिवनेस, रिसोर्सफुलनेस, मतलब आपके अंदर बहुत क्लेवरनेस है, आपके अंदर दिमाग है। एंटोनिम्स क्या हो गया, आप स्टूपिड हो। इनएप्टीट्यूड है, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है उस काम को करने की। अनओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी ही नहीं है, नेचुरल फेक है वो चीज। तो डिजाइन में क्या था, बहुत ही बढ़िया लेवल की इंजेन्युइटी थी, बहुत ही बढ़िया लेवल की स्किल्स यूज की गई थी, बहुत बढ़िया थी वो डिजाइन। अगला वर्ड है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो लंबे टाइम तक चले, उसको क्या बोलते हैं, एंड्योरिंग। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, परसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूइंग। लास्टिंग, परसिवियरिंग, परसिस्टेंट मीन्स लंबे टाइम तक चलने वाली चीज। ये क्या है वैसे, V1 प्लस ING है, और V1 प्लस ING को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव भी है। अच्छा, एंड्योरिंग जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है लंबे टाइम चलने वाली चीज, लेकिन जब एंड्योर वर्ब की तरह यूज होता है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उस केस में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को झेलना। एंटोनिम्स क्या हो गया, टेम्पररी है, एफीमेरल पे डबल स्टार मार्क करो। एफीमेरल का मीनिंग क्या होता है, क्षण भर की है। फ्लीटिंग है, एक और वर्ड होता है ट्रांजिएंट। इसका मतलब क्या है, क्षण भर की है, बहुत टेम्पररी है। तो उनकी जो लंबे टाइम तक चलने वाली फ्रेंडशिप थी, वो कितने टाइम उसने कवर किया, स्पैन ओवर मीन्स इतना टाइम उसने कवर किया, कितना, 3 डेकेड्स मीन्स 30 साल उनकी फ्रेंडशिप चली। तो कैसी थी, एंड्योरिंग थी। समझ आ रही है ना, वो कैप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा वो कैप एग्जाम में। एलोक्वेंस, सबसे पहले तो लास्ट में ENC लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट किसको बोलते हैं, जो इंसान बहुत अच्छा वक्ता होता है। वक्ता का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत बढ़िया तरीके से बोलता है। इसको उदारता को हटा देना, इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वक्ता होना। इसका मतलब बहुत बढ़िया स्पीचेस देना, ऐसा इंसान एलोक्वेंट होता है। इसमें रूट वर्ड क्या होता है, लोक्वा। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच। तो एलोक्वेंट मीन्स बहुत ही बढ़िया स्पीच और राइटिंग। आर्टिकुलेटनेस, आर्टिकुलेट पे बहुत बड़ा स्टार मार्क करना है, वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। आर्टिकुलेट करना का मतलब क्या होता है, ये वर्ब फॉर्म है इसकी, बहुत बढ़िया स्पीच देना। आर्टिकुलेटनेस उसका नाउन हो गया। परसुएसिवनेस, मतलब आप इतना बढ़िया बोल रहे हो कि लोग आपकी बात मान रहे हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, इनआर्टिकुलेटनेस, आपको बोलना ही नहीं आ रहा, आप चुप हो, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो स्पीकर की जो एलोक्वेंस थी, स्पीकर की जो इतनी बढ़िया स्पीच थी, इसकी वजह से ऑडियंस क्या हो गई, कैप्टिवेट हो गई। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है, ऑडियंस अट्रैक्ट हो गई। इंट्रिगेट एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिगेट। फॉर एग्जाम्पल, उस स्वेटर में बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन बना हुआ था, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन बना हुआ था, बहुत कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटिंग पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इन्वॉल्व है आपस में चीजें। एंटोनिम्स बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स डायरेक्ट है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स थी पजल की, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया था उस पजल को सॉल्व करना। रेपरकशंस पे 3-4 स्टार्स मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ना। रेपरकशंस क्या होते हैं, किसी चीज का रिजल्ट क्या हुआ, और जनरली रेपरकशंस एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है। इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। आपने कुछ गलत किया है, उसका रिजल्ट खराब होगा, तो आप रेपरकशन वर्ड का यूज करोगे। रेपरकशन मीन्स अनइंटेंडेड, आपने चाहा नहीं था बट ऐसा हो गया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा किसी भी एक्शन का। कॉन्सिक्वेंसेज, रैमिफिकेशंस मीन्स नेगेटिव इंपैक्ट, आफ्टरमैथ मीन्स बाद में क्या हुआ। एंटोनिम्स क्या हो गया, एंटिसिपेटेड, कि आपको पता था आगे क्या होने वाला है, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स थे। तो जो डिसीजन था उसका बहुत ही फार रीचिंग मीन्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला रिजल्ट पड़ा, इंपैक्ट पड़ा कंपनी के रेप्यूटेशन पे। अगला वर्ड है कॉन्शियंटियस। कॉन्शियंटियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो लास्ट में देखो OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलो, अब ये जो कॉन्शियंटियस वर्ड है किससे बना है, ये वर्ड बना है कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस। तो अगर
आप कॉन्शियस हो, इसका मतलब है आप अपना काम जो है बहुत सोच समझ के, बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत केयरफुली कर रहे हो। बहुत केयरफुल काम करना। डिलीजेंट मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान दे के काम करना। डिलीजेंट को याद कैसे कर सकते हो? दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, तो डिलीजेंट होते हैं। डिलीजेंट, मेटिकुलस पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। बहुत केयरफुली काम करना, ये तो ये वर्ड ही है। एंटोनिम्स, केयरलेस हो जाना, नेग्लिजेंट हो जाना, इररिस्पॉन्सिबल हो जाना। एक और वर्ड लिख सकते हो, लैक्स। लैक्स का मीनिंग क्या है? बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट ना होना, बहुत कैजुअल, कैजुअल लिख सकते हो, बहुत कैजुअल हो जाना। तो जो कॉन्शियस स्टूडेंट था, मुझे लगता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। कॉन्शियस, इट्स नॉट कॉन्शियस, आई थिंक इट्स कॉन्शियस। तो ये जो बच्चा था, मतलब ये बहुत ही केयरफुली काम करता था। ये हमेशा अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करता था। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर देख लीजिए। समझ आया सभी को वर्ड? अगला वर्ड है नुआंस्ड। इस पर भी 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बारी आपको एग्जामिनेशन में वर्ड मिलेगा। नुआंस का मतलब होता है बहुत हल्का हल्का सा फर्क होना। जैसे कोई चीज़ अगर नुआंस्ड है तो मतलब उसकी ना बहुत सारी डिटेल्स हैं और उसमें बहुत हल्का हल्का सा गैप है, बहुत हल्का हल्का सा फर्क है, उसको बोलते हैं नुआंस्ड। हैविंग सटल, सटल मीन्स बहुत हल्का, डिस्टिंक्शंस मीन्स गैप्स, डिफरेंसेस, वेरिएशंस, शेड्स। सटल होना, बहुत कॉम्प्लेक्स होना, बहुत रिफाइंड होना। एंटोनिम्स बहुत क्लियर है, ब्लंट है, मतलब सब एक जैसा है। अनसटल है, बहुत हल्का नहीं है, बहुत भड़कीला चमकीला टाइप का सा है। तो ऑथर की जो नुआंस्ड अप्रोच थी कैरेक्टर्स को, कि ऑथर ने कैरेक्टर्स बनाए इतने सारे, फिर उनमें बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस, मतलब बहुत रिफाइंड होना, बहुत बढ़िया होना। इसकी वजह से स्टोरी में क्या है? डेप्थ है। ये कैसी टोन का शब्द है? पॉजिटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? ये वर्ड आपका एडजेक्टिव। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। पहला वर्ड है ब्लेज अ ट्रेल। ट्रेल क्या होती है? ये पूरी की पूरी जो लाइन चल रही होती है उसको बोलते हैं ट्रेल। ब्लेज का मतलब वैसे क्या होता है? चमक। तो अगर आप किसी ट्रेल को ब्लेज कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आपने देखा हमेशा जो आगे चलता है जनरली वो क्या करता है? वो अपने हाथ में लाइट लेके चलता है। तो वहीं से इडियम बना ब्लेज अ ट्रेल। इसका मतलब क्या? फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये आपकी फ्रेजेस है। इसमें से कुछ फ्रेजल वर्ब है, कुछ फ्रेजेस हैं। तो ये वाला फ्रेज है, ये वाला फ्रेज है, ये वाला फ्रेज है। फ्रेजल वर्ब और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेजल वर्ब में आपको एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन मिलता है। क्या मिलता है? वर्ब और प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये वाली फ्रेजल वर्ब है, ये वाली फ्रेजल वर्ब है, ये वाली फ्रेजल, ये तीनों आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं, बाकी तीनों आपके फ्रेजेस हैं। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान लीड कर रहा है, पूरी पूरी लोगों को लीड कर रहा है, सबसे आगे वही है, तो ही इज ब्लेजिंग अ ट्रेल। पुश दी बाउंड्रीज, आपकी एक लिमिट थी लेकिन आपने इस लिमिट को और आगे पुश कर दिया, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया। गिविंग राइज टू, आप किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो या गिविंग राइज टू इट। स्पार्किंग ऑफ, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, स्पार्क ऑफ करना। डेल्स इनटू, किसी चीज़ की गहराइयों में चले जाना। शेप अप, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ को बनाना। अच्छा, ये ओ डबल एफ ऑफ वाले जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। और इसमें भी एक फ्रेजल वर्ब सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, दैट इज पुश ऑफ। पुश ऑफ का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट पुश ऑफ नहीं, पुल ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला ही मैनेज्ड टू पुल ऑफ, वो पुल ऑफ कर गया, इसका मतलब क्या है? वो सक्सेसफुल हो गया, उसने जीत हासिल कर ली। तो दैट इज व्हाट पुल ऑफ, बिकम सक्सेसफुल। ऐसे ही सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी जर्नी को स्टार्ट करना, बिगिन अ जर्नी। ऐसे ही कॉल ऑफ होता है, किसी चीज को कैंसिल कर देना। पुट ऑफ होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, समझ आए? एक ईडियम है दैट इज फ्यूल अ ड्राइविंग फोर्स। फ्यूल अ ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज का एनर्जी हो, आप किसी चीज का फ्यूल दे रहे हो। फ्यूल से क्या होता है? गाड़ी चलती है, तो अगर आप किसी चीज को फ्यूल कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो, आप उस चीज को मोटिवेशन दे रहे हो, आप उसको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो। ये भी ईडियम नहीं, इसको भी हम फ्रेज ही बोलेंगे। ईडियम्स क्या होते हैं मैम? फिर ईडियम्स होते हैं मुहावरे पूरे पूरे। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा मुहावरा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल।
इनफैक्ट इसको क्या बोलेंगे, प्रोवर्ब भी बोलते हैं। ये प्रोवर्ब हो गया, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ईडियम हो गया आपका जैसे एप्पल ऑफ समवन्स आई, किसी की आंख का तारा हो, ये क्या हो गया आपका, ईडियम हो गया। तो ईडियम, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस, चारों में डिफरेंस क्लियर है। फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, वर्ब प्लस प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन। फ्रेजेस क्या हुए, छोटे छोटे से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जो कि एक मीनिंग दे रहे हैं, अपना खुद का एक मीनिंग रख रहे हैं। ईडियम्स क्या हो गए, लिखा कुछ और है लेकिन मीनिंग कुछ और है, उसको बोलते हैं ईडियम। जैसे एप्पल ऑफ समवन्स आई में लिखा हुआ है कि आंख का एप्पल, बट आंख का एप्पल इसका मीनिंग नहीं, मीनिंग कुछ और है, इसको क्या बोलते हैं, ईडियम्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, एक पूरी की पूरी कहावत, अंत भला तो सब भला, तो ये पूरी की पूरी कहावत, उसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स। क्लियर सभी को। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। दोनों आर्टिकल्स आज के बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं और दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आर्टिकल को हम रीड करेंगे, दूसरे आर्टिकल को हम स्किप करेंगे। एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए एंड आई होप मेरे एफर्ट्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट फील हो रहा है एडिटोरियल की क्लासेस रेगुलरली करके, और कितने बच्चे हैं जो एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी का मीनिंग क्या होता है, मॉडर्न, आज का। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, तो आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, एक्सप्लोरेशन मीन्स उसको एक्सप्लोर करना, उसमें जाना, चीज़ों को देखना, मार्स पे जाना, मून पे जाना, सन को ऑब्जर्व करना, ये सब क्या एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, ट्रैवल का पार्ट है। तो इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स नई से नई चीज़ लेके आना। ग्लोबल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में सब लोग मिलजुल के काम करें। एंड अर्थ्स चैलेंज, और हमारी धरती के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर आज ऑथर बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग ना। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स जो इंपॉर्टेंस है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, स्पेस में ट्रैवल करने की, इन द कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी मॉडर्न, मॉडर्न एरा में, एरा मीन्स समय, तो मॉडर्न समय में जो इंपॉर्टेंस है स्पेस में जाने की, इसको मैं और ज़्यादा ओवरस्टेट नहीं कर सकता, इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है, लीड कर रही है। किस चीज़ को लीड कर रही है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी, इंसान के अंदर जिज्ञासा है। रेजिलियंस, जो इंसान का स्ट्रेंथ है। एंड आर इनेट डिजायर, और हमारे अंदर की जो डिजायर है, हमारे अंदर, इनेट मीन्स अंदर की, डिजायर मीन्स चाहत, हमारी जो चाहत है टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ, कि जो चीज़ पॉसिबल है हम उससे भी आगे निकले। पुश द बाउंड्रीज मीन्स उसकी बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाए, ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, जो पॉसिबल है उससे भी हम आगे निकले। डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, इतनी सारी चैलेंजेस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस सबके बावजूद भी जो परस्यूट ऑफ नॉलेज है, परस्यूट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि हम जो नॉलेज के पीछे पड़े हुए हैं, हमें जो नॉलेज चाहिए बियॉन्ड आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के आगे जो नॉलेज है, मतलब स्पेस की जो नॉलेज है, फ्यूल्स आर ड्राइविंग फोर्स, ये हमारे लिए एक मोटिवेटर है, हमारे लिए एक दिशा दिखाने वाला है। फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इस चीज़ की वजह से हम साइंटिफिक इनोवेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं, नई नई चीज़ों को लेके आते हैं। एडवांसमेंट्स, जो हम आगे बढ़े हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में, हैव ईल्ड का मतलब क्या है, गिवन, इसने हमें क्या दिए हैं, न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, टैंजिबल, टैंजिबल मीन्स जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखती है, क्लियर होती है, उसको बोलते हैं टैंजिबल। तो इसने हमें बहुत सारे क्लियर बेनिफिट्स दिए। गिविंग राइज टू, इसकी वजह से कटिंग एज भी बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही एडवांस्ड, इसकी वजह से बहुत ही एडवांस मटेरियल्स हमारे सामने आए हैं।
बहुत सारी नई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी सामने आई हैं, एज वेल एज साथ के साथ स्पार्किंग ऑफ मीन्स स्टार्टिंग। किस चीज़ की शुरुआत हुई है? एडवांसमेंट आए हैं रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो किस चीज़ की वजह से बनी? स्पेस की रेस की वजह से बनी। लोगों ने सैटेलाइट्स क्यों बनाई? क्योंकि हमें स्पेस में जाना था। तो ये पैदा क्यों हुई? क्योंकि स्पेस में जाने की एक रेस लगी हुई थी। इस टेक्नोलॉजी ने रिवोल्यूशनाइज किया है, बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है ये कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर को हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, नेविगेशन में गूगल मैप्स आपके कैसे चलते हैं? सैटेलाइट से चलते हैं। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से आई हैं, जिसने बहुत ही प्रोफाउंडली मीन्स बहुत गहरी तरीके से, डीपली इम्पैक्ट डाला है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पे। गूगल मैप्स के बिना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया काम करना। तो ये सब किस चीज़ की वजह से आया? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से आया। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी किस चीज़ की वजह से आई? क्योंकि हम स्पेस में पहुंचना चाह रहे थे। तो स्पेस के एक्सप्लोरेशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारी ज़िंदगी पे, और बहुत अच्छी चीज़ ये है। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो अब थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं। एक तो मुझे कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इसका सब्जेक्ट बता दो, और ये बता दो ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। एक मुझे इसका टेंस बता दो, वॉट इज पॉसिबल, सिर्फ इतने पार्ट का टेंस बताना मुझे। अगली चीज, एक मुझे फ्यूल्स का सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे हैव यील्डेड का सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे राइज, रेज और अराइज में डिफरेंस बता देना। एक मुझे नहीं, स्पार्किंग ऑफ ये बता दो, ये मेन वर्ब है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वर्ब है, ये बता दो। एक मुझे हैज रिवोल्यूशनाइज का सब्जेक्ट बता दो। चलो इतने सारे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड का सब्जेक्ट कौन है? सिग्निफिकेंस। अच्छा, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। इसका मतलब ये क्या है? आपका पैसिव वॉइस है। व्हाट इज पॉसिबल एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फ्यूल्स का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देखो ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बियॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब भी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो फ्यूल्स का सब्जेक्ट कौन हो गया? परस्यूट। हैव यील्डेड का सब्जेक्ट कौन हो गया? इन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हैव का सब्जेक्ट कौन हो गया? एडवांसमेंट, इसलिए हैव लगा है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था। राइज का मतलब क्या होता है? उठना। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। अराइज का मतलब क्या होता है? जागना। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोज। थर्ड फॉर्म रिजन, रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड। अराइज, अरोज, अरिजन। स्पार्किंग ऑफ क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाउन के आगे देखो V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING है। जब भी किसी नाउन के आगे V1 प्लस ING होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, ये कॉमा कॉमा के बीच में, कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। समझ आया सभी को? चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेंगे। ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वहां पे समझाए। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। मोरओवर, इसके अलावा स्पेस की जो एक्सप्लोरेशन है, जो हम स्पेस में जा रहे हैं, ये फोस्टर करता है। फोस्टर का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से ग्रो करवाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है? ग्लोबल कोलैबोरेशन। ग्लोबल मीन्स दुनिया भर की, कोलैबोरेशन में सब मिलजुल के काम करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस मिशन, जो इंटरनेशनल स्पेस के मिशन होते हैं, जो बाहर की कंट्रीज के जो मिशन हैं स्पेस में जाने के, ब्रिंग टुगेदर, ये साथ में लेके आते हैं डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह के, वेरियस
अलग अलग तरह के कल्चर्स को साथ में लेके आता है, साइंटिफिक एक्सपर्टीज, जो अलग अलग एक्सपर्टीज अलग अलग कंट्रीज का वो सब साथ में आते हैं। ट्रांसेंडिंग, ये क्रॉस कर जाता है जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मीन्स कंट्री की बाउंड्रीज को, कंट्री की बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज मिलजुल के एक मिशन पे काम करती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, सब लोग जब मिलजुल के काम करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एक जिसका नाम है ISS, ये एग्जाम्प्लीफाई करता है, एग्जाम्प्लीफाई मीन्स ये एक एग्जाम्पल देता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल देता है कि किस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो मिल सकती हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, एक जैसे गोल्स को अचीव करने के लिए। पूलिंग, पूलिंग मीन्स साथ में लेके आते हैं रिसोर्सेज को और नॉलेज को, जिससे कि कलेक्टिव ओवरऑल फायदा होता है इंसानों को, ह्यूमैनिटी का। ये जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट है, ये जो मिलजुल के काम करने वाली स्पिरिट है, ये जो एनर्जी है, नॉट ओनली ये ना केवल स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है डिप्लोमेटिक टाइज को, डिप्लोमेटिक टाइज मीन्स कंट्रीज के बीच के जो रिश्ते हैं, ये ना केवल उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है बट ऑल्सो, बल्कि ये प्रमोट करती है क्या, अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब लोगों के अंदर क्या आती है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, किस चीज़ की जिम्मेदारी है, फॉर द वेलबींग ऑफ अ प्लैनेट, कि हमारे प्लैनेट का हम ख्याल रखें और उसके फ्यूचर का भी हम ख्याल रखें। लुकिंग अहेड, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो एक्सप्लोरेशन है, जो हम ट्रैवल करते हैं आउटर स्पेस में, ये किस चीज़ के वादा को पूरा करती है, ये वादे को पूरा करेगी ऑफ आंसरिंग, ये हमें जवाब देगी हमारे फंडामेंटल मीन्स बहुत बेसिक से सवालों का। और हमारे सवाल किस चीज़ को लेके हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को लेके, कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं। एंड द कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स पूरे के पूरे यूनिवर्स का, पूरे के पूरे क्या बोल सकते हैं, पूरे के पूरे पाताल लोक का या पूरे के पूरे कॉस्मोस का, यूनिवर्स का क्या उसका एग्जिस्टेंस है, कहाँ से है वो, कौन कौन है उसमें, कहाँ पे ज़िंदगी है। तो ये सारे के सारे सवालों का हमें जवाब मिलता है किस चीज़ से, एक सेकेंड, किस चीज़ से, आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन से। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मिशंस टू मार्स, जो हम मार्स पे गए, फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सीक टू, ये क्या चाह रहे हैं, टू अनरेवल, अनरेवल का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग करना। जितने भी मिस्ट्रीज हैं, जितने भी रहस्य हैं, हम उनको अलग अलग कर रहे हैं, मतलब लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ऑफ द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट मीन्स मार्स के, एंड प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं इंसाइट्स, इंसाइट्स मीन्स नॉलेज, किस चीज़ को लेकर नॉलेज दे रहे हैं, इनटू द पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स क्या उसके अंदर कैपेसिटी है, किस चीज़ की, हैबिटेबिलिटी, हैबिटेबिलिटी मीन्स जीवन की, तो क्या पॉसिबिलिटी है जीवन की, ऑफ अदर सेलेशियल बॉडीज, सेलेशियल बॉडीज मीन्स जो हमारे स्पेस में बॉडीज हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जिंदगी जो है और भी कहीं हो सकती है। एडिशनली, इसके अलावा जो सर्च है, जो हम ढूंढ रहे हैं एक्सो प्लैनेट्स को, मतलब और जो इसके अलावा जो हमने अभी तक 10 प्लैनेट सर्च किए, उनके अलावा जो हम और प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, एंड द साइंस ऑफ, और जो हम ढूंढ रहे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मीन्स कि जिंदगी कहीं और भी है, क्या उसका कोई सिग्नल है, ये फ्यूल करता है, ये बढ़ावा देता है हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को, हम जो सोच सकते हैं उसको और बढ़ावा देता है। एंड ऑफर्स था, और ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑफ टेंटलाइजिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीन्स चांसेस, टेंटलाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, जो आपके अंदर से कुछ रिस्पॉन्स लेके आए, मतलब आपको एक तरीके से जिज्ञासा लेके आए, ऐसे कह सकते हैं, क्यूरियस कर दे। तो ऐसा चांसेस क्या है लाइफ को डिस्कवर करने के अर्थ के आगे भी। फर्दरमोर, इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है एक बहुत ही क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग, किस चीज़ को देखने में, कि क्या एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं, मतलब हमारे यहाँ
क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल लैंड अगर कम है तो क्या हम कहीं और जाके कॉलोनी सेटअप कर सकते हैं, पानी नहीं है तो क्या कहीं और से पानी ला सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस को भी हम एड्रेस कर सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की हेल्प से अपने होम प्लैनेट पे, मतलब अपनी अर्थ पे। मॉनिटरिंग, हम अर्थ को देख सकते हैं स्पेस से, बाहर से। तो ये हमें क्या देता है, इसेंशियल डेटा देता है, इंपॉर्टेंट डेटा देता है समझने के लिए और मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट मीन्स कम करने के लिए। किस चीज़ को कम करने के लिए? क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए, और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हम अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें। सस्टेनेबली मीन्स ऐसे यूज़ करें कि उनका बेस्ट यूज़ हो, एफिशिएंट यूज़ हो, हम उसको वेस्ट ना करें। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे। द नॉलेज गेन फ्रॉम, जो हम नॉलेज लेते हैं अर्थ को पढ़ने से, स्पेस से, इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, कंट्रीब्यूटिंग टू। और इसकी वजह से क्या होता है, इन्फॉर्म्ड, मतलब हमें पता होता है हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम सस्टेनेबल पॉलिसीज बना पाते हैं। सस्टेनेबल का मीनिंग सभी को क्लियर है ना, जो चलता रहे, जो एक पॉइंट पे हमें बंद ना करना पड़े। इन सेंस अगर मैं ओवरऑल इसका मीनिंग बताऊं तो जो इंपॉर्टेंस है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही एरिया में है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये इससे भी बहुत फार बियॉन्ड है, इससे भी बहुत आगे है। ये रिप्रेजेंट करता है एक टेस्टामेंट। टेस्टामेंट में से कि सबूत है। किस चीज़ का सबूत है? ये एक प्रूफ है ह्यूमन इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी मीन्स ह्यूमन स्किल का, रेजिलियंस का, स्ट्रेंथ का, और नॉलेज के पीछे जो हमारा परस्यूट, नॉलेज के लिए हम हमेशा जो तैयार रहते हैं, नॉलेज को हमेशा खोजने के पीछे पड़े रहते हैं। एज वी कॉन्टिन्यू, जैसे जैसे हम लगातार कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ना केवल यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सामने समझ पाते हैं, अनकवर कर पाते हैं, सबके सामने ला पाते हैं, बल्कि हम आगे की जनरेशन को भी इंस्पायर कर पाते हैं कि वो सपने देखें, वो नई नई चीज़ों को लेके आएँ और मिलजुल के काम करें ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए। जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट मीन्स जो सर्च है नॉलेज की, हमारे प्लैनेट के आगे नॉलेज की जो सर्च हम कर रहे हैं, ये क्या है, एक इंड्योरिंग। इंड्योरिंग मीन्स लगातार। तो ये एक लगातार करने वाला, और ये इसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट और एक लगातार करने वाला एस्पेक्ट है, पहलू है हमारी सबकी शेयर्ड ह्यूमन जर्नी का, एक साथ वाली ह्यूमन जर्नी का। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ आया आर्टिकल सभी को? टोन की अगर हम बात करें, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, रेवरेंट है। रेवरेंट का मतलब क्या होता है, जब ऑथर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में शो करते हैं, ऐसा लगता है कि ऑथर उसकी पूजा कर रहे हैं, मतलब ऑथर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह की टोन को हम बोलते हैं रेवरेंट। तो ऑथर ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही रेवरेंट टोन को मेंटेन किया है। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? यस, अच्छा लगा आर्टिकल? चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं, और अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। The environmental impact and sustainability of plastic production। तो क्या environment पे impact पड़ता है और कितने लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन। चलो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट अब हम रीडिंग नहीं, हम क्या करेंगे, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। चलिए स्किम करेंगे सभी लोग, 30 सेकेंड्स का टाइम है। जिन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो पॉज करो और अपनी पूरी स्किमिंग करने के बाद ही एक्सप्लेनेशन सुनो।
हाँ जी। तो लगातार जो डिबेट चल रहा है प्लास्टिक प्रोडक्शन को लेके, ये किस चीज़ में है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कनेक्शन है, अनडिनाइबल कन्वीनियंस, कि हम लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं जो प्लास्टिक हमें देती है, लेकिन एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। प्लास्टिक इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, हम सबकी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, दुनिया को शेप कर रही है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ख़राब हो गया है, और जिसकी वजह से हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेनेबल है भी या नहीं। लगातार जो प्लास्टिक वेस्ट सब जगह मिलता है सिंगल यूज आइटम्स के केस में, इसकी वजह से ओशंस पल्यूट हो रहे हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से खतरा हो रहा है एनिमल्स को और हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ को। जो इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे मरीन लाइफ में जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ के साथ वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को अंदर ले लेते हैं, अपने इंजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब हाईलाइट करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चेक करें कि हमारी जो डिपेंडेंसी है इस प्लास्टिक पे, उसको हम रीइवैल्यूएट करें, उसको हम फिर से सोचें कि क्या हमें प्लास्टिक पे इतना डिपेंडेंट होना है या नहीं होना है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो गया कि प्लास्टिक यूज़ में तो बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, लेकिन प्लास्टिक का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे भी और एनिमल्स पे भी, इकोसिस्टम पे भी। क्या आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया सेम था? चलो अगला पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। जो कोशिशें हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने की वो बहुत पॉपुलर होती जा रही है, एक बहुत इम्फेसिस हो रहा है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज मत करो, रिसाइकलिंग करो, दूसरे मटेरियल्स को एक्सप्लोर करो। इनोवेशंस भी हो रहे हैं, नए नए तरह की प्लास्टिक्स बन रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसे पैकेजिंग सोल्यूशन जो प्लास्टिक पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये सब हमें एक नज़र दे रहा है फ्यूचर की, जहाँ पे हम प्लास्टिक को भी साथ में लेके चल सकते हैं एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब प्लास्टिक भी साथ में लेके चलो, एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पड़े। ये जो अप्रोच है जहाँ पे हम रिसाइकुलर इकोनॉमी अप्रोच, तो मतलब जहाँ पे रिसाइकलिंग करते हैं, वेस्ट को कम से कम करते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। किस चीज़ के तरीके की तरह कि हम प्लास्टिक के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम से कम करें। इस सब के बावजूद भी ये जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर चॉइसेस से भी बहुत आगे है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन के पूरे ट्रैजेक्टरी में, पूरे के पूरे रास्ते। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। एक बैलेंस बनाना अनडिनाइबल बेनिफिट्स को लेके, मतलब जिनको मना नहीं कर सकते, इतने फायदे हैं प्लास्टिक के, एक बैलेंस बनाना उसके बीच में और उस ज़रूरत के बीच में कि इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिसके बहुत सारे पहलू हों। हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा किस चीज़ को, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, ऐसी प्रैक्टिसेस जहाँ पे प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो। रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे जिससे कि प्लास्टिक यूज़ को हम कम कर सकें, और हमें रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इनोवेटिव मटेरियल्स में, मतलब ऐसे मटेरियल्स में जो बायोडिग्रेडेबल हो। ये सब ज़रूरी है और ये एक हिस्सा होंगे हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी का। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सवाल यही है कि क्या प्लास्टिक ऐसी चीज़ है हमें बनानी चाहिए अभी भी प्लास्टिक? इस आंसर के लिए बहुत ही ध्यान से कंसिडर करना पड़ेगा कि प्लास्टिक के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक की वैल्यू है हमारी मॉडर्न जिंदगियों में, और इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा कि ज़रूरत है कि हमें अपने प्लानट को बचाना है आगे वाली जनरेशन्स के लिए। तो जो डिमांड है कि हम सबको एक कलेक्टिव काम करना है, बहुत केयरफुल होकर एफर्ट लगानी है, ये कॉल जो इको कर रही है, मतलब सब जगह फैल रही है, ये हमें चैलेंज कर रही है कि हम इस पूरे इन्वायरमेंट, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और एक पूरा रास्ता बनाएं जिससे कि हम एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो सस्टेनेबल भी हो और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी, मतलब हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप सभी लोग रीड कर लेंगे, लेटर रीड कर लेंगे, PDF से सभी को मिल जाएगा। चलो, मैच द कॉलम्स। मिटिगेट करना, कम करना किसी चीज़ को। इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। नुएंस्ड, हल्का हल्का सा वेरिएशन होना। ओवरस्टेट,
बहुत ज़्यादा बोलना, एंड्योरिंग, बहुत लंबे टाइम तक चलना। BDAENC स्कोर्स एवरीवन। 11 वर्ड्स है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। ईच एंड एवरी वन हैज़ टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। सबकी जिम्मेदारी है, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए जिसने मीनिंग्स ना लिखे हों, ये मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को टीम की तरफ से एक बुक भी उसके घर भिजवाई जाएगी। उस बच्चे का नाम कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा नेक्स्ट डे, दैट इज टुमारो। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर के ज़रूर मीनिंग्स लिखें, और मुझे बताना भी कि कितने बच्चे एडिटोरियल की क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हैं। मेरे लिए आप मेरी बातें सुन लेते हो, बट मैं आपकी बातें सिर्फ कमेंट सेक्शन के थ्रू ही सुन पाती हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप लोग मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों को सेशन से कितना बेनिफिट हो रहा है और कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जितने बच्चों को मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, पूरी ग्रामर पढ़नी है, पूरा परफेक्शन बैच करना है, परफेक्शन बैच जिसको 60,000 प्लस बच्चे रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो। इंग्लिश में सबको लेवल अप करना है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर करो कि आप सभी लोग सेम लेवल पे आ जाओ, और इंग्लिश में तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर 3 महीने भी परफेक्शन बैच में रेगुलरली आ जाओगे तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज एक्सक्लूसिव एक्सेस ले लो। आपकी जो परफेक्शन बैच की लाइव क्लासेस हैं वो 20th ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले आपको 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन 11 के 11 चैप्टर्स को देखना है। ठीक है, कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस आपको येस ऑफिसर पे मिलेंगी। येस ऑफिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना या फिर येस ऑफिसर वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है, आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी सुबह 9 बजे होंगी, और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, जिन बच्चों को कंप्लीट तैयारी करनी है, क्वांट्स के बेस्ट फैकल्टी, रीजनिंग के बेस्ट फैकल्टी, जीए, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड लगाएंगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके सारे बैंकिंग एग्जाम जितने भी आएंगे पूरे साल भर में, आपको सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में, सारे सब्जेक्ट्स की। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। @मैम निमिषा सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या @निमिषा मैम सर्च कर लेना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना, या फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक है, चलो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।